हेलो दोस्तों हम गगन प्रताप सर के द्वारा कंपाइल की गई बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्लास सेकंड है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करेंगे दो तरीके से, एक तो होगा फॉर्मूला और दूसरा होगा रेशो मेथड से। तो सबसे पहले फॉर्मूला मेथड से देखिए दोस्तों, ये एक आयत है। इस आयत की जो लंबाई है वो 40% बढ़ गई है, तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ। चौड़ाई इसकी 20% कम हो गई है, जिसके कारण मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। और ये एक आयत है, मतलब कि रेक्टेंगल आयत। दोस्तों होता क्या है, एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई और बटे में 100। ये डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू आती है निकल के। दोस्तों ये जो प्लस का साइन है ये बताता है कि वृद्धि हो रही है, ये जो माइनस का साइन है ये बताता है कि कमी हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले x की जगह हम लिखेंगे 40, तो 40 तो प्लस ही आएगा। y की जगह रखेंगे 20, कैसा, माइनस का, माइनस 20। और ये दोस्तों प्लस और माइनस, देखिए जब प्लस और माइनस की गुना होगी तो ये माइनस आएगा, और x की जगह 40 गुना y की जगह 20 और बटे में 100। ये डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाएगा। देखिए दोस्तों 40 में से 20 जाएगा तो ये 20 बचा, यहाँ पे माइनस, ये नीचे की 2 जीरो और ऊपर की 2 जीरो कैंसिल, 4 की गुना 2 में करेंगे 8, 20 में से 8 गया तो कितना बच गया, 12%। तो दोस्तों क्या हुआ, ये 12% जो है ये प्लस का है, तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि हुई है। तो ये जो आयत का क्षेत्रफल था इसमें क्या हुई है, वृद्धि हो गई है। देखिए दोस्तों एक आयत था, उसकी लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी गई थी और 20% की फिर कमी कर दी गई थी। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा, तो दोस्तों उसके क्षेत्रफल में क्या हुआ, वृद्धि हो गई, कितनी, 12% की। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम करते हैं रेशो मेथड से। देखिए रेशो मेथड से कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेशो मेथड। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं 40%। ये जो दोस्तों 40% है ना, इस 40% का फ्रैक्शन होता है, जब मैं फ्रैक्शन लिखूंगा इसका तो ये आएगा 20 से काटने के बाद 2/5। क्योंकि दोस्तों ये जो परसेंटेज है ना, देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कि ये 40 है, 40%, मैं क्या करूंगा, ये परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, 40 लिखूंगा और बटे में परसेंटेज की जगह 100 आएगा। फिर मैं इन जीरो से काट दूंगा, इसे 2 से काट दूंगा, ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा 5। तो 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2/5। अब दोस्तों करना क्या है कि इसमें हो रही है वृद्धि, मतलब कि कोई अगर उसकी लेंथ पहले 5 थी, इस आयत की लंबाई पहले कितनी थी, 5 थी, तो अब कितनी हो गई है, 2 बढ़ गई है, 7 हो गई है। ठीक दोस्तों, ये लंबाई का रेशो आ गया। अब हम बात करेंगे उसकी चौड़ाई के रेशो की। तो दोस्तों चौड़ाई में क्या हुआ, 20% की कमी हो गई। दोस्तों अगर कमी होगी तो देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। अगर कमी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर उसकी चौड़ाई पहले 5 थी तो अब चौड़ाई घट के कितनी हो गई है, 4। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 की गुना 5 में करेंगे 25, और दोस्तों 7 की गुना 4 में करेंगे 28। देखिए दोस्तों, तो इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 3 की। और कितने से हो रही है, 25 से। और परसेंटेज के लिए गुना में 100। दोस्तों इस 25 से जब मैं 100 को कटूंगा तो ये 4 आएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3 गुना 4%, मतलब कि ये आ जाएगा 12%। तो ठीक दोस्तों,
तो दोस्तों ये जो है, देखो फॉर्मूले से भी यही आया और दोस्तों रेशो मेथड से भी 12% ही आया। अगर प्लस यहाँ पे देखिए 25 से 28 हो रही है तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों मैंने इसके दोनों मेथड करा दिए। इस वाले मेथड को बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और इसको बोलते हैं रेशो। ठीक दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों हम फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, 198 है। दोस्तों कोई संख्या है, उसके 62%, उसके 62% और 80% का जो अंतर है ना दोस्तों, वो दे रखा है कितना, मैं यहाँ पे अंतर लिख देता हूँ, वो दे रखा है 198। लेकिन दोस्तों 62 से 80 का अंतर तो कितना होगा, 18%। इसका मतलब यह है कि 18% की वैल्यू दे रखी है 198। दोस्तों ये 18% का कितना गुना है, तो दोस्तों हम कहेंगे ये 18% का है 1111 गुना। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा गया है, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर कितना होगा। तो इस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, इनका अंतर कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 6 और 36%। और दोस्तों इसका ही मान पूछा गया है। ऐसे देखे दोस्तों, 18% की वैल्यू कितनी है, 198। लेकिन यहाँ से यहाँ पे जाने में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितना गुना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो 2 की गुना इसमें करेंगे, 16 का 6 का हासिल को 1, 19 का 9 का हासिल को 1 और ये आ जाएगा 3, 396। तो दोस्तों 396 जो है यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। अगर दोस्तों वो संख्या पूछता तो दोस्तों संख्या क्या होती है अपने आप में 100%। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 100% की वैल्यू देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे 18% की वैल्यू दे रखी है 198। 18% की वैल्यू दोस्तों 198 है। तो हमें 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 198 को यहीं पे रखेंगे, इस 18 को इसके बटे में लाएंगे और गुना में कर देंगे 100। तब दोस्तों फिर हम इससे काट देंगे, इसको 11 बार कटेगा, 11 की गुना 100 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1100। अगर दोस्तों वो कहते हैं कि संख्या कितनी है वो, तो हम क्या बताते हैं 1100। लेकिन उसने पूछा है कि इनके बीच का अंतर कितना है, तो दोस्तों ये आता है 396। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों पहले तो यही लाइन लिख लेते हैं, सोनू है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसकी आय, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका खर्चा और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसकी बचत। अब इसमें कहा गया है सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। मैंने मान लिया सोनू की आय 100 रुपए है और वो 15% बचा लेती है। तो दोस्तों 100 का 15% कितना होता है, 15 ही होता है। अगर 100 रुपए उसकी आय है, 15 रुपए वो बचा रही है, तो इसका मतलब वो खर्च कर रही है 85 रुपए। ठीक नेक्स्ट लाइन में कहा गया है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है।
दोस्तों इसकी जो आय है ना, इसमें क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहा गया है, और अब वह भी पहले जितनी ही बचत करती है। दोस्तों जितनी बचत वो पहले कर रही थी, अब भी उतनी ही बचत कर रही है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों, वो पहले भी 15 रुपए खर्च कर रही थी और अब भी 15 रुपए खर्च कर रही है, मतलब कि बचा रही है। पहले भी वो 15 रुपए बचाती थी, अब भी वो 15 रुपए बचा रही है। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितनी वृद्धि होगी इसके खर्चे में। दोस्तों सबसे पहले देखिए, 100 रुपए का 20% में निकाल लूंगा तो 120 ही आएगा। अब दोस्तों उसकी बचत तो पहले के जितनी है, तो उसके खर्चे में वृद्धि हुई। 120 में से 15 घटा दो तो दोस्तों कितना आएगा, ये 105 आएगा। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों पहले वो कितना खर्च कर रहा था, 85, ये अब कितना खर्च कर रहा है, 105। तो इसका मतलब वृद्धि हुई है इसके खर्च में। कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक वृद्धि हमें दिख रही है 20 की। ठीक दोस्तों, अब 20 की वृद्धि हो रही है, कितने से हो रही है, 85 से, और गुना में परसेंटेज के लिए 100। देखिए दोस्तों, मैं 5 से काट लेता हूँ, ये 4 बार कटेगा और 5 से ये कटेगा 17 बार। तो दोस्तों 4 की गुना 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400, और बटे में ये 17, और ये परसेंटेज में है दोस्तों। अब दोस्तों 17 से इसको डिवाइड कर दो, तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे 400 को, 17 दूनी 34, 2 आ गया। फिर यहाँ से बचा कितना, 6, ये हो गया 60, 17 तिया 51, पॉइंट लगा दो दोस्तों, और यहाँ पे बच गया 9 और 0। तो दोस्तों ये आ जाएगा 5 के समथिंग, 23.5% के समथिंग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको ही हम ये भी लिख सकते हैं, अगर अप्रोक्स में पूछता तो 23.6% भी लिख सकते थे। यही इसके आसपास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बुक में दे रखे हैं 22.8, 23.5, 23.8, तो दोस्तों ये होगा 23.5 इसका आंसर, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर ऑप्शन में ये होता तो दोस्तों अप्रोक्स में फिर ये नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी। ठीक दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी इनकम मतलब कि आय, यहाँ पे लिख देता हूँ इसका खर्चा एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी सेविंग मतलब की बचत। दोस्तों इसको हम बोलते हैं आय, इनकम, इसको बोलते हैं खर्चा एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे इसको बोलते हैं बचत सेविंग। दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है, ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। दोस्तों 60% जो होता है इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5। अगर दोस्तों बी की आय 5 है ना, तो ए की आय 3 कम होगी, मतलब कि 2 होगी। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा गया है, और ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। दोस्तों हमें ना तो अभी ए का खर्चा पता है और ना ही बी का खर्चा पता है, ना तो ए का व्यय पता है और ना ही बी का व्यय पता है। तो हमें नेक्स्ट लाइन में चलना है। फिर कह रखा है, यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर हो। दोस्तों जो बी का व्यय है ना, ये जो बी का व्यय है, ये ए के आय का 70% के बराबर है। यहाँ के कितने परसेंट के बराबर है, 70% के बराबर है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो 2 ही है, तो कैलकुलेशन करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो 7 है ना, क्योंकि यहाँ पे 70% आ गया, मैं इसमें भी 7 की गुना कर लेता हूँ और इसमें भी 7 की गुना कर लेता हूँ। ठीक दोस्तों। दोस्तों मैंने यहाँ पे 7 की गुना क्यों की, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बी का व्यय है ना, वो ए के व्यय का 70% है। तो दोस्तों कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस 7 की गुना मैंने यहाँ पे कर दी। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ और ये जो वैल्यू है ये आ जाती है 14, ये आ जाती है 35। अब दोस्तों ये जो 14 है ना, ये 70% की वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। ये जो ए की आय है ना, वो बी के व्यय के 70% के बराबर है, तो 70% के बराबर है 14 के। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू। मैं पहले 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 14 और बटे में कितना 70। फिर मैं 100% की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये आ जाता है 14 बटे, ये 70 है दोस्तों, ये 70 है, ये 70 और गुना में 100। अब दोस्तों इस जीरो से ये जीरो खत्म, 7 से कट गया ये 2 बार, और 2 की गुना 10 में कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो दोस्तों बी का खर्चा कितना आया है, 20 रुपए। ठीक दोस्तों। अब इससे पहले वाली लाइन में लिखा हुआ था ए का जो व्यय है ना, वो बी के व्यय के 60% के बराबर है। तो दोस्तों इस 20 का 60% निकल लेंगे, इस 20 का 60% निकल लेंगे, तो नीचे की 2 जीरो ऊपर की 2 जीरो कैंसिल, और ये आ गई 2 छिंग 12। तो इसका मतलब खर्चा कितना आ गया, ए का 12। अब हमें सेविंग निकालनी है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इस 14 में से 12 को घटा दो, 2 आ गया। इस 35 में से 20 को घटा दो तो 15 आ गया। और दोस्तों उनकी सेविंग का अनुपात क्या है, यही हो गया 2:15। तो दोस्तों क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये कर लिया। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी और सी अपने वेतन का क्रम से है 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मान लिया हमने ए है, ये बी है और ये सी है। ये दान कर रहे हैं, ये कर रहा है 8%, ये 7% और ये 9%। दान मतलब कि अपनी वेतन का खर्च कर रहे हैं ये। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है ए और बी का वेतन समान है, ठीक है, और उनके दान के बीच का अंतर 259 है। देखिए दोस्तों, ए और बी का जो वेतन है वो बराबर है, और उनके दान का जो अंतर है वो 259 है। यहाँ पे दोस्तों अंतर कितना दिख रहा है, 8 में से 7 गया 1% का अंतर दिख रहा है, और 1% की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 259। तो दोस्तों यहाँ से ए और बी की आय निकल जाएगी, 1% की जगह मैं 100% का मान निकाल लेता हूँ। अगर इधर 2 जीरो लगा दी तो इधर भी 2 जीरो लगा दो, 25900। ये आ गया दोस्तों, ए की सैलरी भी यही है और बी की सैलरी भी यही है। ये ए की सैलरी मतलब कि वेतन ए का, और ठीक इसी प्रकार बी का वेतन भी यही है, क्योंकि दोनों का वेतन क्वेश्चन में कहा है बराबर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या कहा गया है। नेक्स्ट कहा गया है ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ए का और बी का दान है, ए का दान कितना है, ए की सैलरी कितनी है, 25,900,
और ए कितना खर्च करता है, दान करता है 8%, मतलब कि 8/100 प्लस फिर बी की भी सैलरी कितनी है 25,900, लेकिन ये दान कर रहा है कितना 7%, 7/100। अब सी के इन्होंने कहा है सी की तुलना में 1185 अधिक है, तो मैं यहाँ पे माइनस करूंगा और सी गुना कितना है इसका 9%, ये 9% दान कर रहा है। और कितना अधिक है ये है 1185 अधिक, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, यहाँ पे सी की सैलरी भी आ जाएगी और सी का दान भी आ जाएगा रुपए में कितना है। तो दोस्तों इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 8 की गुना कर दो इसमें, 8 निम 72 का 2 का हासिल को 7, 8 पंजी 40 और 7 47 का 4 का हासिल को 4, 8 दूनी 16 और 4 20, बीच में है प्लस का साइन, 7 की गुना इसमें कर दो, 63 का 3 का हासिल को लग गया 6, 7 पंजे 35 और 6 41 का 1 का हासिल को 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये वाला माइनस, ये आ जाएगा सी गुना 9% इज इक्वल टू कितना है 1185, 1185। दोस्तों इन दोनों को जोड़ दो और इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से जो c मल्टीप्लाई 9% है वो आएगा 2700, 2700। देख लो, इनको जोड़ लो और फिर इसको इधर ले जाओ। अब दोस्तों यहाँ से c की जो वैल्यू है, मतलब कि c को यहीं छोड़ दो और ये 2700 और बटे में ये आ गया 9%। दोस्तों परसेंटेज का साइन हटेगा, इसके बटे में 100 आएगा, वो फिर ऊपर पहुंच जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ इस 100 को। इस 9 से इसको काट दो, 3 बार कटेगा और 3 ये आ जाएगा, फिर 300 की गुना 100 में कर देंगे तो 30,000 आ जाएगा। तो दोस्तों सी की आय भी आ गई, मतलब कि वेतन भी आ गया, बी का वेतन भी आ गया, ए का वेतन भी आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान कैसे निकलेगा दोस्तों, ए और सी का कुल दान, ये तो ए का दान आया है और ये आया है बी का दान, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ये तो है ए का दान और ये है बी का दान, बी का दान ये है और ए का दान ये है, और सी का दान कितना आया है 2700, ये जो 2700 है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2700 रुपए जो है ये सी का दान है। तो दोस्तों ए का दान, बी का दान और सी का दान, लेकिन क्वेश्चन में कहा है, पूछा है ए और सी का कुल दान, मतलब कि ए का और सी का जो कुल दान है वो ए बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है, दशमलव तक बताना दोस्तों। देखिए ए का दान और सी का दान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस सी का दान और ए बी सी का वेतन, ये तो है दोस्तों दान, और ए प्लस बी प्लस सी ये है वेतन, और पूछा है कितना परसेंट है। तो दोस्तों ए और सी का दान कितना होगा 2072, तो ये और 2700 ये, तो ये हो जाएगा 4772, कितना हो जाएगा दोस्तों 4772। और इनका जो वेतन है तीनों का 25,900 और 30,000, तो दोस्तों ये तो दो बार ऐड होगा, एक बार तो ए के लिए और एक बार बी के लिए, तो ये हो जाएगा 50,000, 51,800 और 30,000 ये, तो ये हो जाएगा 81,800। और दोस्तों परसेंटेज के लिए लिखेंगे हम यहाँ पे 100, इस दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगी और 818 से मुझे ये कैंसिल करना है। तो दोस्तों जब 818 से यहाँ पे जाएंगे तो ये आएगा 5 पॉइंट, दोस्तों 5 पॉइंट कुछ आएगा, हम एक बार अंदाजा लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5.8, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, तो ये 5.8% आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है, तो इसी तरीके से ये होगा क्वेश्चन, और दोस्तों इसका कोई मेथड भी नहीं है जो डायरेक्ट हम निकाल दें,
जिसके कारण ये इतना लॉन्ग मेथड बना। और दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट यहाँ पे निकाल के बताया है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है ए प्लस सी का दान और ए प्लस बी प्लस सी का वेतन। जो भी यहाँ पे पूछा गया था वो मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवाया है। तो दोस्तों इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे फोकस करते हैं सिर्फ बचत पे। ये ए है, ये बी है। यहाँ पे हम जब बचत पे फोकस करेंगे तो दोस्तों इसमें कहा गया है ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है। मान लिया दोस्तों बी की बचत 100 है, तो इसकी बी की बचत से ए की बचत 20% अधिक है, कितनी होगी 120। अब देखिए दोस्तों स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, ए ए कितनी, ए की बचत कितनी, ए का खर्चा कितना है 60। दोस्तों अगर ए अपना खर्चा 60% करता है तो बचत उसकी 40% होगी। तो यहाँ पे 40% ये है ए की बचत। ए की बचत है, लेकिन ए की बचत कितनी है 120। ठीक इसी प्रकार बी करता है 75% खर्च। दोस्तों बी 75% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है 25%। तो यहाँ पे 25%, लेकिन 25% यहाँ पे तो बचत 100 दे रखी है, तो ये 100। अब दोस्तों 40% की वैल्यू है 120, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 40% की वैल्यू है 120, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले, 120 और बटे में ये वाला 40। फिर हम क्या करते हैं, इधर भी 100 से गुना कर देते हैं, तो इधर भी 100 से गुना करनी पड़ेगी, 120 बटे 40 गुना में 120। देखिए दोस्तों ये जीरो कैंसिल, 4 से इसको काट दे कितना आ गया 3, 3 की गुना इसमें कर देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 360। ठीक इसी प्रकार 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो 25% की वैल्यू दे रखी है 100, हमें निकालनी है 100% की। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लो पहले, बटे में 25, और यहाँ पे 100 की गुना कर दो, इधर भी 100 की गुना कर दो, 100 बटे 25 और गुना में 100। 25 चौका 100 परसेंटेज में है दोस्तों, ये 25 परसेंटेज में नहीं है दोस्तों, ये 25 चौका 100 और 100 की गुना 4 में कर दो तो 400। अब दोस्तों कोई बच्चा ये कहेगा कि 25% जो है इसकी 1% वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इस 25 को ही 100 बना दो, 4 की गुना कर दो, तो इधर भी 4 की गुना करनी पड़ेगी, ऐसे भी हो जाएगा दोस्तों ये। लेकिन मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों बी की जो आय है वो कितनी आई 400, और सी की कितनी, ए की कितनी है 360। तो क्वेश्चन में पूछा है बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों ये कितने प्रतिशत कम है, तो दोस्तों यहाँ से तो ये 40 कम दिख रही है, कितने से 400 से, और गुना में 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10%। तो दोस्तों 10% ही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ये 10% कम हो गई। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कहाँ से कहाँ किया, हमने लास्ट वाली लाइन को पकड़ा तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व किया। स्टार्टिंग की लाइन पकड़ोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, तो आपको लास्ट वाली लाइन को ही पकड़ के चलना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। एक तो होता है A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको बोलते हैं ए बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या हम बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। अगर मैं हिंदी में इनको बोलूं तो हम लिखेंगे खर्चा बराबर कीमत गुना उपभोग। अब देखिए दोस्तों, मैं इस एक्सपेंडिचर को लिख रहा हूं ई से, प्राइस को लिख रहा हूं पी से, और कंजम्पशन को लिख रहा हूं सी से। दोस्तों, इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर हमें इस ई को कांस्टेंट मानना है, इसमें कोई वृद्धि ना हो, कांस्टेंट मतलब कि अपरिवर्तित, इसे बदलना नहीं है, इनमें ही चेंज होना है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये प्राइस है, प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी तो दोस्तों ऑटोमेटिक सी की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, अगर इसको कांस्टेंट रखना है। ठीक इसी प्रकार अगर P की वैल्यू प्राइस कम हो जाता है तो कंजम्पशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, अगर हमें एक्सपेंडिचर को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। दोस्तों, इसी मेथड पे ये सवाल होगा। कहने का मतलब ये है, इनके बीच में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो एक अपोजिट होता है, उल्टा होता है। देखिए कैसे, क्वेश्चन में कहा गया था कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। देखिए दोस्तों, चीनी की कीमत में मतलब कि प्राइस में वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है, 20%। दोस्तों, आपको पता है कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है। अब दोस्तों, प्राइस में वृद्धि हुई है तो प्राइस पहले कितना था, 5, एक की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने कहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए ताकि व्यय में कोई वृद्धि ना हो। दोस्तों, इस एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है। तो मैंने बताया था कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है उल्टा। पी जो है, अगर 5 से 6 आया है तो जो सी होगा वो 6 से 5 होगा। ठीक दोस्तों, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे कितने की कमी करनी पड़ेगी, 1 की, और कितने से करनी पड़ेगी, 6 से। और दोस्तों, 1/6 का जो फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज मैंने आपको लिखवा रखा है, कितना होता है, 16 सही 2/3%। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कंसेप्ट भी याद रखना है, इसमें एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। दोस्तों, इस क्वेश्चन को करेंगे, पहले 30% बढ़ गई, फिर 15% घट गई। दोस्तों, 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 3/10। अगर उस गांव की जनसंख्या पहले 10 थी तो अब 3 बढ़ गई है, 13 हो गई है। ठीक इसी प्रकार एक फ्रैक्शन और दे रखा है, और ये दे रखा है 15%। दोस्तों, इस बार क्या होगा, 15% कम हो गई, ये थी वृद्धि। 15% कम हुई मतलब कि 15% का फ्रैक्शन कितना होगा,
3/5 से काटने के बाद 3/20, मतलब कि पहले अगर 20 थी तो अब 3 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 17। दोस्तों इनकी आपस में गुना कर देते हैं, 10 की गुना 20 में करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 13 की गुना 17 में कर देंगे दोस्तों, 13 7 91 का 1 का हासिल को 9, 13 एकम 13 9 22। तो दोस्तों फिर ये आ गया रेशो वर्तमान का, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वर्तमान जनसंख्या जो है वो 11,050 है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 11,050। दोस्तों इसका कितना गुना होगा, ये 50 गुना होगा। ठीक इसी प्रकार उसकी जो जनसंख्या होगी पहले वो भी इसका 50 गुना होगा, मतलब कि 10,000। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एक मेथड से और कर सकते हैं जिसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज मेथड या सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। लेकिन दोस्तों वहां पे क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, तो हमें इसी मेथड से इसको करना है, रेशो मेथड से। इसको दोस्तों बोलते हैं रेशो मेथड। और फॉर्मूले से अगर हम करते तो हम बोलते हैं उसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, और ये पेज हो गया अलग। देखिए दोस्तों, एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। दोस्तों अपने आप में 100% मान के चलेंगे यहाँ पे कि स्टूडेंट्स जो है वो 100% है, 4% तो नहीं आए, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहा गया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, पास नहीं हुए दोस्तों 10%। दोस्तों 4% स्टूडेंट तो स्कूल में नहीं आए और 10% फेल हो गए। नेक्स्ट कहा गया है कि 50% ने डिस्टिंक्शन के अंक प्राप्त किए और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। दोस्तों जो टोटल छात्र है 432, उन्होंने एक क्लियर तरीके से परीक्षा पास की। फिर लेकिन उन्हें डिस्ट्रिक्शन अंक नहीं मिले। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या क्या थी, देखिए दोस्तों, 4% नहीं आए, 10% फेल हो गए तो 14% हो गए, और 50% क्लियर पास नहीं हुए तो टोटल हो गया 64%। तो दोस्तों अपने आप में कंप्लीट 100% थे, लेकिन 64% में डिफेक्ट पाया गया, तो बच गए कितने ये, तो ये दोस्तों बच जाते हैं 36%। और 36% ही क्लियर तरीके से पास हुए हैं, जिनकी संख्या दे रखी है कितनी, तो दोस्तों ये संख्या दे रखी है 432। दोस्तों 36% की वैल्यू दे रखी है 432, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 432 को छोड़ दो यहीं का यहीं, और ये 36 जो है वो आएगा इसके बटे में, और गुना 100, इधर 100 की गुना कर दी तो इधर भी 100 की गुना। दोस्तों इस 36 से इसको काट दो एक बार, और फिर ये कटेगा 2 बार, मतलब कि 12 बार कट जाएगा। इस 12 की गुना 100 में कर दो तो दोस्तों टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 1200। तो दोस्तों टोटल स्टूडेंट्स उस स्कूल में कितने हैं, 1200, जिसमें से 4% तो परीक्षा देने के लिए नहीं आए, 10% फेल हो गए, और 50% जो है वे डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। देखिए दोस्तों, एक लड़की है अनीता, इसको दोस्तों 31% अंक मिले, 31% अंक मिले और वो फेल हो गई कितने नंबर से, 16 नंबर से।
दोस्तों 16 नंबर से फेल हुई है, जिसके कारण मैं यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ। फिर एक लड़की है सुनीता। ये सुनीता जो है इसको 40% नंबर मिले और ये पास होने से अधिक नंबर लाई है, कितने, 56, मतलब कि प्लस। तो दोस्तों कहा गया है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात कीजिए पास होने के लिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इनका अंतर निकालता हूं, 40 में से 31 गया तो 9% आ गया। ठीक इसी प्रकार इनका अगर मैं अंतर निकालता हूं तो ये 72 आ जाएगा। अब दोस्तों कोई बच्चा कहेगा कि 56 में से 16 को घटा दो तो 40 आ जाएगा, अंतर तो 40 आना चाहिए, 72 कैसे आ गया? नहीं दोस्तों समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए। देखिए ये एक लाइन है, इसको मैं ले रहा हूं जीरो। दोस्तों अगर मैं जीरो से इस साइड में चलता हूं तो माइनस का आता है, इस साइड में चलता हूं तो प्लस का आता है। तो माइनस के कितने हैं, 16, तो ये माइनस के 16 है। प्लस के कितने हैं, 56, तो ये 56 है। दोस्तों इनका अंतर देखिए कितना है। पहले मैंने क्या किया, 16 से मैं जीरो पे गया तो मैं कितना चला, 16। फिर जीरो से मुझे कहाँ पे जाना है, 56 पे, तो मैं 56 चला। दोस्तों मैं टोटली कितना चला, 72, जिसके कारण इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आया है, 72। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों हमें नेक्स्ट करना क्या है। अब 9% की वैल्यू 72 है, मुझे यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालनी है, और 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 72, और ये 9 इसके बटे में आ जाएगा, और इस 9 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 9 अठे 72। दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है। अगर लेकिन मुझे चाहिए ये 8 की जगह 16 नंबर चाहिए, क्योंकि मैं 16 नंबर इसको दूंगा तभी ये पास हो पाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस 8 में 2 की गुना कर देता हूँ। अगर इधर 2 की गुना करूंगा तो मुझे इधर भी 2 की गुना करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब 2% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 8 दूनी 16। अब दोस्तों ये जो 16 है, ये 16 नंबर में इसको दे दूंगा तो ये पास हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज की वैल्यू 31 में हम 2 जोड़ना पड़ेगा तो 33% हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31% प्लस 2%, ये आ जाता है दोस्तों कितना, 33%। दोस्तों अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि न्यूनतम पास होने के लिए कितने परसेंटेज नंबर चाहिए, तो इसका आंसर हो जाता है 33%। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि न्यूनतम प्रतिशत नंबर बताइए, प्रतिशत नहीं नंबर बताइए कितने हैं। समझिए दोस्तों, हम ये वाली लाइन लेके चलेंगे। 9% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9% की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 72, और 1% की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1% की वैल्यू आ गई थी 8। लेकिन हमें 33% निकालना है, क्योंकि 33% पे ही पास हो रहे हैं। तो मैं एक में भी 33 की गुना कर दूंगा, तो इधर भी मुझे 33 की गुना करनी पड़ेगी, 33 की। अब मैं जब 8 की गुना 33 में करूंगा तो 24 का 4 का हासिल को 2, ये आ जाएगा दोस्तों 264, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 25वां क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कुल कमी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 11% की कमी की जा रही है, एक वृत्त है, यहां से यहां तक की इसकी त्रिज्या है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसमें दोस्तों ये जो पाई होता है ये होता है कांस्टेंट, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 22.22/7 या फिर 3.14 इसकी वैल्यू होती है। हमारा फोकस रहेगा आर पे, तो एरिया जो होगा वो अनुपाती होगा आर स्क्वायर के। दोस्तों उसकी त्रिज्या में 11% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर आर में 11% की कमी हो रही है तो दोस्तों ये कमी होगी 2 बार, क्योंकि पावर 2 है।
तो अगर त्रिज्या पहले 100 थी तो 89 और फिर 100 से 89, क्योंकि ये क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 100 में से 11 को घटाना है। दोस्तों ये आ गया रेशो, इसकी गुना करेंगे तो ये तो आ जाएगा 10,000। इनकी आपस में गुना करेंगे दोस्तों, तो 89 की गुना 89 में करेंगे तो देख लिया कितना आ जाएगा, 81 का 1 का हासिल को 8, 9 72 और 8 80, 72 का 2 का हासिल को लग गए 7, 64 और 7 71, 1 2 9 7, तो ये आ जाता है 7921। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है देखिए, 10,000 में से इसको माइनस करना है, तो दोस्तों 2,000 तो वैसे ही आ जाएगा, या तो दोस्तों जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आएगा 2 जीरो और ये आएगा 79। तो दोस्तों इतने की कमी हो रही है, कितने से हो रही है, 10,000 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और दोस्तों इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20.79%, और ये हो रही है दोस्तों कमी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं रफ कर देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, एक लड़की है अनु, ये जो लड़की अनु है, मैं इसकी यहाँ पे आय लिख देता हूँ, यहाँ पे खर्च, और यहाँ पे लिख देता हूँ बचत। दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि 68% खर्च करती है। मैंने मान लिया ये जो लड़की अनु है इसकी आय 100 है, ये अगर 68% खर्च कर रही है, 100 का 68% 68 ही होगा, तो दोस्तों बचाएगी कितना ही, 32। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में कहा गया है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। इसमें क्या हो गया दोस्तों, 20% की वृद्धि हो गई। 100 में 20% की वृद्धि होगी तो 20 की ही वृद्धि होगी, मतलब कि 120। फिर नेक्स्ट, उसकी बचत में, दोस्तों उसकी जो बचत है, ये बचत, इसमें वृद्धि हो गई 9 सही 3/8%। तो दोस्तों इस 32 का इतना परसेंट निकाल लेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 32 का निकालना है 9 सही 3/8%। मैं क्या करता हूँ, 32 को यूं कहीं लिखा गुना, 8 की गुना 9 में करेंगे, 8 नी 72, 3 75, और ये बटे में 8, और परसेंटेज का साइन हटाओ 100। दोस्तों 25 से काट दो इसको 4 बार कटेगा, 25 से इसको काट दो 3 बार कटेगा, और 8 की गुना 3 में करेंगे, 8 चौक 32, और 32 ये कैंसिल, सिर्फ यहाँ पे 3 बच गया। तो इसका मतलब 32 में 3 की वृद्धि हुई है, तो कितना होगा, 35। फिर नेक्स्ट कहा गया है, तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि बतानी है कितनी हुई। दोस्तों अगर 120 रुपए उसकी आय है और 35 रुपए वो बचत कर रहा है, तो खर्च कितनी करेगा, 120 में से 35 को घटा दो तो ये 85 आएगा। तो दोस्तों 65 से वो 85 पे आ गया उसका खर्चा, खर्चे में कितनी वृद्धि हुई, 17 की, और कितने से हुई, 68 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। दोस्तों हमें क्या करना है, इस 17 से इसको काट दो तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। अब दोस्तों इस 4 से 100 को काट दो, कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो 25% की वृद्धि हुई है अनु के खर्च में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लो। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसी दी गई संख्या में 25% की वृद्धि के लिए उसे किस संख्या से गुना किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों 25% है,
इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। दोस्तों अगर कोई संख्या पहले 4 थी तो अब 1 की वृद्धि हो गई है तो 5। तो दोस्तों ये आ जाता है 5 ऊपर और 4 नीचे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसको बोलते हैं मल्टीपल फैक्टर कंसेप्ट। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसको भी कराऊंगा, लेकिन उसको कराऊंगा मैं बेसिक में। ठीक, तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर वे 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए दोस्तों साफ साफ कह रखा है क्वेश्चन में कि जो 72% है वो 360 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे पहले 1% की वैल्यू निकल लो 360, और ये बटे में आ जाएगा 72। दोस्तों अगर मैं इधर 100 की गुना कर दूं ना 100%, तो मुझे इधर भी 100 की ही गुना करनी पड़ेगी 360/72, और गुना में आ जाएगा 100। दोस्तों इस 36 से इसको काट दो, 2 बार कटेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इस 2 से इसको काट दो तो 5 आ जाएगा, और 5 की गुना 100 में कर दो तो ये आ जाएगा 500, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अधिकतम मार्क्स कितने हैं उसमें 500। दोस्तों इसको नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूँ इसको। दोस्तों हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? देखिए दोस्तों एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन, मतलब कि खर्चा बराबर कीमत गुना उपभोग। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। ये जो कीमत है ना प्राइस, इसमें हो गई है 25% की वृद्धि। दोस्तों 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। अगर पहले कीमत 4 थी तो अब कीमत हो गई 5। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कहा गया है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। दोस्तों मैंने बताया था कि प्राइस और कंजम्पशन मतलब कि कीमत और उपभोग का संबंध उल्टा होता है। ये अगर प्राइस है 4 से 5 तो कंजम्पशन कितना होगा 5 से 4। अब दोस्तों कितनी कमी करनी पड़ेगी उसके कंजम्पशन में, 1 की कमी करनी पड़ेगी, कितने से 5 से, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। 5 से इसको काट दो तो दोस्तों कितना आ जाएगा ये 20%, और 20% ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से भी कराया है, और परसेंटेज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी कराया है, और रेशो मेथड से भी कराया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों को इस क्लास को पूरी अटेंड कर लोगे तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में।